हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में आज एक ऐसे सेशन पर चर्चा करने के लिए जो कि आपके बहुत सारे प्रश्नों का जवाब हो सकता है। ऐसा सेशन जिसमें कि आप में से बहुत से लोगों ने अपने मन में कभी ना कभी इस तरह के प्रश्न जरूर गढ़े होंगे कि यार कभी इंडिया उठा करके पाकिस्तान के ऊपर बम दाग ही क्यों नहीं देता है, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, क्योंकि हर दिन ये कुछ ना कुछ बयानबाजी करते रहते हैं। समटाइम्स आपके दिमाग में ये भी ख्याल आएगा कि यार कई बार पाकिस्तान के नेता इस प्रकार की गलत बयानबाजी करते हुए पाए जाते हैं कि हमने न्यूक्लियर बम कोई दिखाने के लिए थोड़ी रखा हुआ है, तो क्यों ना यार एक बार में खेला खत्म क्यों ना कर दिया जाए, ऐसे नेताओं की भी संतुष्टि हो जाएगी। या फिर कभी ऐसा क्यों नहीं हो जाए कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर बम भारत पर चल जाएं, उल्टा भी तो संभव है ना। तो ऐसी स्थिति में तो क्या है दोनों देशों के बीच की अंडरस्टैंडिंग, क्या वो कहानी है जिसके चलते आज तक भी ये दोनों न्यूक्लियर कैपेबल स्टेट अपने अपने न्यूक्लियर बॉम्ब्स को संभाल कर रखे हुए हैं? क्या दोनों के बीच में कोई एग्रीमेंट है, या फिर दोनों दुनिया के दबाव में आकर ऐसा करते हैं, या फिर कभी भी किसी भी देश के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब चलाया जा सकता है? इन सभी प्रश्नों का जवाब आपको आज के सेशन में मिलेगा। यकीन मानिए कि यह सेशन आपके लिए काफी ज्यादा नॉलेजफुल होगा, इसलिए आपसे गुजारिश है कि पहले ही आप इसे साझा कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो लाइक करके ही सेशन शुरू करिए, आगे बढ़िए। चलिए आपके सामने कुछ तस्वीरें दिखाते हैं पहले, जो कि न्यूज की कटिंग्स हैं। आप इन्हें समझिए और फिर आपके सामने सारी बातें रखेंगे। जैसे एक पहला प्रश्न है कि कभी आपने, जैसे दिसंबर 18-22 की ये खबर है, इसमें लिखा है कि आफ्टर बिलावल अनसिविलाइज्ड आउटबर्स्ट, पाकिस्तान की एक मंत्री हैं जो भारत पर धमकी देती हुई कहती हैं कि हमने न्यूक्लियर जो बम है वो दिखाने के लिए थोड़ी रखे हैं। पाकिस्तान के मंत्रियों के द्वारा सामान्यतया इस प्रकार के बयान आपको सुनने के लिए मिल जाते हैं। एक ये खबर देखी। ऐसे ही एक और साहब इनसे पूर्व में एक मंत्री रहे हैं, उनका भी स्टेटमेंट सुन लीजिए। पाकिस्तान के मिनिस्टर हैं शेख रशीद, उन्होंने भी न्यूक्लियर वॉर करने की धमकी दी कि हमारे पास न्यूक्लियर बम है, हम चला देंगे। यार ये मंत्री लोग जब तहां देखें, पहले किसी ने दिसंबर में कहा, किसी ने अगस्त में कहा, इनकी धमकियों का परिणाम क्या निकलता है कि बाइडेन खुद आकर के बोलते हैं कि इस दुनिया में अगर कोई सबसे डेंजरस देश है ना, जो सबसे डेंजरस देश है जिसके पास में न्यूक्लियर बम है, तो उसका नाम पाकिस्तान है। क्यों है ऐसा? क्योंकि साहब इनके यहां पर सरफिरे लोग रहते हैं और उन सरफिरों की कहानी यह है कि वो किसी देश का कैसे नुकसान कर दें कुछ भी पता नहीं है। अर्थात यहां पर इनके बारे में डर पाकिस्तान के साथ साथ अमेरिका को भी है कि ये सरफिरे लोग हैं, इनमें आतंकवादियों के पास में, क्योंकि कई बार तो इनके यहां आतंकवादी ही बहुत ज्यादा सत्ता के अंदर करीबी तक होते हैं। तो ऐसी स्थिति में कहीं किसी गलत हाथ में हथियार पहुंच जाए तो उसकी वजह से कहीं कोई बहुत बड़ा नुकसान ना हो जाए, ये अमेरिका का स्टेटमेंट है। फिर हमने एक बार आपके लिए ऐसे ही एक सेशन किया था, जब आपके दिमाग में इतना तनाव है तो हमने इसके ऊपर एक सेशन किया था कि भारत पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों पर हमला कर क्यों नहीं देता, है ना भाई। नेता लोग बयानबाजी कर रहे हैं, अमेरिका जानता है कि यह सबसे खतरनाक देश है जिसके पास परमाणु बम है, यानी कि ऐसे व्यक्ति के हाथ में सामान है जिसके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में हम एक दूसरे के ऊपर हमला कर क्यों नहीं देते, या भारत उसके ऊपर हमला कर क्यों नहीं देता? इसके पीछे का कारण है दोनों देशों ने न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर के एक एग्रीमेंट किया हुआ है। वो एग्रीमेंट कहता है, एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, द प्रोहिबिशन ऑफ एग्रीमेंट अगेंस्ट न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन एंड फैसिलिटीज। यानी भारत और पाकिस्तान ने एक दूसरे के साथ मिलकर के ये कस्में वादे खा रखे हैं पहले से ही कि हम एक दूसरे के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पर किसी भी प्रकार का, वॉइस आ रही है ना, और पाकिस्तान, हाँ, कि भाई हम लोगों ने एक दूसरे से कस्में खा रखी हैं कि हम एक दूसरे के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पर किसी भी प्रकार का हमला नहीं करेंगे। ईच पार्टी शैल रिफ्रेन फ्रॉम अंडरटेकिंग, एनकरेजिंग और पार्टिसिपेटिंग इन directly or indirectly any action aimed at causing the destruction or damage to any nuclear installation or facility in the country। अब आप पूछेंगे सर ये इतने विश्वास पात्र हैं क्या? हमें तो लगा था कि ये दोनों हमेशा एक दूसरे के दुश्मन ही रहे हैं और हमेशा रहेंगे। क्या ये दोनों वाकई में इतने अच्छे मित्र हैं कि ये दोनों एक दूसरे को बताकर के एक्शन लेंगे? देखिए मजबूरी है बताना। क्यों? क्योंकि किसी एक बॉम्ब के चलाए जाने से भारत खत्म नहीं हो जाएगा, लेकिन हां क्षेत्रफल के आधार पर देखा जाए तो शायद एक बॉम्ब के चलाने से पाकिस्तान जरूर मिट जाएगा। भारत ने कसम खा रखी है कि वो नो फर्स्ट यूज करेगा, यानी कोई भी बम चले हम पहले से उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करेंगे। यदि हमने किसी के बम की प्रतिक्रिया दी तो सामने वाले को छोड़ेंगे नहीं। यानी
छोड़ेंगे हम किसी भी मायने में किसी को नहीं। अगर किसी ने हमारे ऊपर बॉम्ब चलाया तो प्रतिक्रिया इतनी खतरनाक होगी कि सामने वाला देश पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। अब जब आपके पास में इस प्रकार की शक्तियां हो तो जिम्मेदारियां से उन्हें निभाने की जिम्मेदारी आपके ऊपर होती है कि हम रेस्पॉन्सिबल बिहेव करें। और उस रेस्पॉन्सिबल बिहेव में हमने एक दूसरे के साथ कुछ एग्रीमेंट्स कर रखे हैं और उन्हीं एग्रीमेंट्स के तहत हम हर साल जनवरी और जुलाई में एक दूसरे देश को अपने कहां कहां न्यूक्लियर बॉम्ब रखे हुए हैं उनकी सूचना देते हैं। हम उन्हें यह तक बताते हैं कि हमारा यहां पर न्यूक्लियर रिएक्टर है और हमने यहां पर बॉम्ब रखा हुआ है। अब आप में से किसी के दिमाग में यह सवाल आएगा, सर मान लो सामने वाला धोखेबाज निकला, आपकी लोकेशन तो उसने सही पता कर ली, दूसरे ने दूसरे की लोकेशन सही नहीं बताई, तो जनाब खुफिया एजेंसी ऐसे ही थोड़ी टाइम पास कर रही हैं। उन्होंने जो जानकारी ऑन पेपर दी है वो हम लोगों को ऑफ द रिकॉर्ड पहले से पता होती है। ऑन पेपर देकर के तो हम ये कहते हैं कि हाँ भाई हमने बता दिया है कि इस जगह गलती से भी, क्योंकि समटाइम्स कैसे होता है ना, जैसे इंडिया ने अभी थोड़े दिन पहले गलती से ब्रह्मोस छोड़ दिया था और वो जाकर के पाकिस्तान में गिरा था। हालांकि पाकिस्तान की कोई भी एजेंसी उसको ट्रैक नहीं कर पाई थी, बाद में बम फटने के बाद बोली थी कि ये उन्होंने चला दिया। लेकिन विचार करिए, गलती से कभी कोई बॉम्ब छूट जाए और वो जाकर के उस न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पर गिर जाए तो जो तबाही होगी दुनिया की वो बहुत विकट होगी। क्योंकि एक बार न्यूक्लियर बॉम्ब फट गया तो उसके बाद में उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप जो भी घटनाएं होंगी वो किसी से संभाली नहीं जाएंगी। इसलिए पूरी दुनिया का इस बात पर बहुत जोर होता है कि न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं चलाए जाएं। इससे बेहतर यह है कि कोई अनजाने में या अज्ञानता में यह कहे कि हमें तो पता नहीं था, हमने तो गलती से चला दिया उस जगह बॉम्ब, हमें नहीं पता था उसके नीचे बॉम्ब रखा हुआ है। ऐसी स्थिति में दोनों देश एक दूसरे को अपने न्यूक्लियर बॉम्ब्स की सूचना देते हैं कि देखो हमने बॉम्ब यहां रखा हुआ है, अगर इधर की तरफ बॉम्ब आया, हमने पहले ही कह रखा है कि हम किसी भी प्रकार से पहली बार उसका उपयोग नहीं करेंगे। लेकिन गलती से सोचो कि आपने तो कोई साधारण मिसाइल चलाई, वो हमारे न्यूक्लियर बॉम्ब पर आकर गिर गई, तबाही तो हमारे देश में मच गई, लेकिन तबाही के साथ साथ हम आपका नामो निशान मिटा देंगे। अब वो जो प्रक्रिया है ना, इसको पूरी तरह ऑफिशियलाइज करने के लिए दोनों देशों ने टेबल पर बैठकर एक दूसरे के साथ, जब देश में प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी हुआ करते थे और उनकी तरफ से राष्ट्राध्यक्ष बेनजीर भुट्टो हुआ करती थी, दोनों ने एग्रीमेंट किया कि चलो एक काम करते हैं, आप दोनों अपन दोनों एक दूसरे को सारी जानकारी सही से देंगे ताकि कम से कम इस विभत्स घटना से बचा जा सके, है ना। केवल इतना ही नहीं, हम लोग एक दूसरे को यह भी बताते हैं कि हमारे पास दोनों देशों के कौन से नागरिक इस समय जेल में कैद हैं। हम ये भी बताते हैं कि कौन उनमें से मछुआरा है, कौन उनमें से बॉर्डर क्रॉस करके आ गया है। हम इनके साथ में सारी जानकारियां साझा करते हैं कि आपके देश के इतने नागरिक हमारी जेलों में बंद हैं, ये सारी जानकारियां दी जाती हैं, ठीक है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में ये एग्रीमेंट 1988 में हुआ था और 1 जनवरी को हमने यह नियम बना रखा है कि दोनों को यह सूची साझा की जाती है। अब तक दोनों देश 32 बार एक दूसरे से अपनी ये जानकारियां साझा कर चुके हैं। यह भी तय हुआ है कि दोनों देश अपने दूसरे के परमाणु प्रतिष्ठानों पर किसी भी प्रकार का हमला नहीं करेंगे, ठीक है। वर्तमान में अगर हम न्यूक्लियर कैपेसिटी की बात करें तो भारत के पास 160, पाकिस्तान के पास 165 और चाइना के पास 350 न्यूक्लियर बॉम्ब हैं। भारत ने 1974 में पहली बार न्यूक्लियर बॉम्ब का परीक्षण किया था और उसके बाद से दोनों ही देश एक दूसरे के साथ होड़ में न्यूक्लियर बॉम्ब का विकास करते चले गए, ठीक है साहब। अच्छा, इतना ही नहीं, हम दोनों ने एक समझौता और भी कर रखा है 2008 से कि अगर कोई कैदी हमारा दूसरे देश में कैद है तो उससे मिलने के लिए काउंसलर एक्सेस भी देंगे। और ऐसी स्थिति में हम हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई को एक दूसरे देशों को अपने जो नागरिक गिरफ्तार हैं उनकी सूचनाएं भी साझा करते हैं। एटमी संसाधनों के बारे में जो हमारी सूचनाएं साझा होने की जानकारी शुरू हुई, दैट वाज स्टार्टेड इन 31 1988 जब यह समझौता किया गया था और यह 27 जनवरी 1991 में जाकर के पूरी तरह ऑन टेबल आया था, ठीक है। 1 जनवरी 1992 को इसी समझौते के तहत हमने एक दूसरे से अपनी जानकारियां साझा की थी और हमने यह भी कहा था कि यदि बाई चांस, समटाइम्स क्या होता है ना, जैसे किसी देश के अंदर रिएक्टर लीक कर गया, जैसे आपने बहुत सारी घटनाएं सुनी है, चेरनोबिल की घटना सुनी है, फुकुशिमा की घटना सुनी है। इन केस मान लीजिए कि भारत के अंदर कोई भी परमाणु रिएक्टर लीक हो जाए और उसके अंदर से रेडिएशन बाहर निकले, तो आपको रेडिएशन निकालते समय निकलते की सूचना आपको पड़ोसी देश को देनी होगी।
क्योंकि हवाएं या रेडिएशंस जो होती हैं उनको सीमाएं रोक नहीं सकती। सीमाएं तो केवल इंसानों की आवाजाही को रोकने का एक कारण बनी हुई हैं। हवाएं, मौसम, ये सब चीजें तो हवा के माध्यम से भी क्रॉस होती हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि दोनों देशों को यह सूचना जिम्मेदारी से निभानी है। आपको मालूम होगा, इसी कारण से जब हम कोई मिसाइल परीक्षण करते हैं उसकी सूचना भी हम नोटम के माध्यम से देते हैं। हम नोटिस टू एयरमैन देते हैं कि भाई इस जगह से कोई भी ना उड़े, क्योंकि हम ये जिम्मेदारी से निभाते हैं कि कल को कहीं दुर्घटना ना हो जाए। तो ये वो एग्रीमेंट है जो मैंने आप लोगों को बताया, और इस एग्रीमेंट के लिए जो जिम्मेदार लोग हैं उनमें राजीव गांधी जी और उनकी प्राइम मिनिस्टर बेनजीर भुट्टो शामिल हैं, और इन्होंने ही मिलकर के इस प्रकार के निर्णय लिए थे। ठीक है, न्यूक्लियर कैपेबल हमारे पास में जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उनके अंदर पृथ्वी और अग्नि, ये दोनों मिसाइलें, यानी अग्नि की अग्नि पांचों की पांचों और पृथ्वी मिसाइलें हमारी न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल हैं, जो कि दुश्मन के क्षेत्र में जाकर के न्यूक्लियर बम गिरा सकती हैं। वहीं पाकिस्तान के पास में नासर, अब्दाली, गजनवी, शाहीन, गौरी, शाहीन, अब्दील और शाहीन, यानी इनकी शाहीन क्लास जो मिसाइल सिस्टम है वो न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल सिस्टम है, यानी कि वो मिसाइलों को न्यूक्लियर बम की तरह से छोड़ सकता है। ठीक है, अच्छा, इन दोनों चीजों को हम जब साझा करते हैं तो फिलहाल जो अपडेटेड सूचना है वो क्या है कि हमने अपने एक दूसरे के जो भी गिरफ्तार जो नागरिक हैं उनकी सूचनाएं भी साझा की हैं, और उन सिलसिलों में हमने इनको बताया है। जैसे पाकिस्तान ने हमें बताया कि 434 भारत की जेल, मतलब पाकिस्तान को हमने बताया कि उनके 434 नागरिक भारत की जेल में बंद हैं, जिनमें से 339 नागरिक हैं और 95 मछुआरे हैं। और पाकिस्तान ने भी 705 भारतीय कैदियों की लिस्ट हमें शेयर की है, जिनमें से 51 नागरिक हैं और 654 मछुआरे हैं। मछुआरे भी नागरिक ही होते हैं। मछुआरे से अर्थ यह हुआ जो समुद्री सीमा क्रॉस करके उधर चले गए, बाकी जो लोग हैं वो लैंड क्रॉस करके उधर की तरफ गए हैं या फिर किसी भूमि माध्यम से उनको गिरफ्तार किया गया है ना। तो ऐसी स्थिति में दोनों ही देश एक दूसरे से अपने नागरिकों को रिहा करने की भी इसी लिस्ट के माध्यम से रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई आप अपने अपने लोगों को छोड़ें और जो भी कानूनी कार्रवाई करनी है वो करें और आगे बढ़ें। ठीक है, परमाणु हथियारों को लेकर दोनों देशों ने अपने अपने नियम बना रखे होंगे, लेकिन फिलहाल के लिए जो भारत ने नियम बनाया हुआ है दैट इज इन 1999 कि हम कोई भी हथियार पहले उपयोग में नहीं लेंगे। इसे हम नो फर्स्ट यूज की नीति कहते हैं। अब बड़ा सवाल बनता है कि क्या कभी ऐसे हालात पनपे हैं क्या देश और दुनिया के अंदर या भारत पाकिस्तान के अंदर कि दोनों एक दूसरे के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब छेड़ने की स्थिति में आ गए हों? जी हां, असल में हुआ कुछ ऐसा था साथियों कि आपको यदि याद हो तो कारगिल की जब घटना हुई थी तो कारगिल की घटना के दौरान 1999 में पाकिस्तान हार रहा था। पाकिस्तान हमसे हर बार हारा है। एक बार तो इतना बुरी तरह हारा कि इनके 93,000 सैनिकों ने हमारे सामने सरेंडर किया 1971 में जब हमने बांग्लादेश को अलग किया था। तो इस बार जब 1999 में ये हमसे हार रहे थे, कारगिल में जो इन्होंने कब्जे कर ली थी जमीन, उन्हें छोड़कर पीछे भाग रहे थे, 2 महीने के लगातार युद्ध में इन्हें लगातार मात देखनी पड़ रही थी। उस दौरान इन्हें लगा कि अब कहीं ऐसा ना हो कि भारत जो है वो खींचते खींचते पीओके पर भी कब्जा कर ले जाए, यानी कि वापस उसकी रिकवरी कर ले जाए। इस दौरान 1999 में इन्होंने अपने परमाणु हथियारों को अलर्ट पर डाल दिया था। यह सूचना हालांकि तुरंत निकल कर नहीं आई थी। वर्ष 2002 में अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने इस बात की वो की थी, लीक की थी इस बात को, यानी युद्ध के 3 साल बाद CIA के एनालिस्ट हैं ब्रूस रिडल, उन्होंने बताया था कि अमेरिका की कूटनीतिक प्रयासों से पाकिस्तान ने परमाणु बम का इस्तेमाल नहीं किया था। अदरवाइज वो नौबत आ गई थी कि परमाणु बम का उपयोग पाकिस्तान कर सकता था, क्योंकि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय रूप से भी लगातार भारत से मिल रही हार से बहुत बौखला गया था, क्योंकि हर बार ये अपने आप को ज्यादा बड़ा समझा करके आगे तो आता था लेकिन टिक नहीं पाता था। हालांकि अमेरिका ने कहा कि हमारे कूटनीतिक प्रयासों से, क्योंकि अमेरिका ने उन्हें यह रियलाइज कराया होगा कि यदि तुमने परमाणु बम चला दिया ये तो तुम्हारी नासमझी होगी, लेकिन अगर एक बार चला दिया तो फिर तुम बच नहीं पाओगे, क्योंकि फिर भारत ने अपने नियम तोड़ने पड़ेंगे। ऐसी स्थिति में हमने उस बम को रोका था। क्या और भी कभी ऐसी स्थिति बनी है? और वास्तविकता में एक सवाल बहुत बड़ा बनता है कि क्या कारण रहे होंगे, क्योंकि इन्होंने एक दूसरे को समझाइश में ही सही, लेकिन जब परमाणु बॉम्ब की सूचना दी होगी शुरुआत में सबसे पहले राजीव गांधी जी और बेनजीर भुट्टो
टेबल पर आकर के तैयार कैसे हुए होंगे, क्योंकि इनमें इतनी दिमाग की अपेक्षा तो नहीं की जा सकती पाकिस्तानियों में कि ये टेबल पर बैठेंगे और ये कहेंगे कि जान लो साहब हमारे परमाणु बम कहां रखें। इसके पीछे की कहानी क्या है? तो देखिए, इसकी कहानी थोड़ा पीछे से शुरू होती है। असल में एक बार की बात है, 90 के दशक में ही इजराइल ने इराक के परमाणु रिएक्टर पर बम फोड़ दिया था। दोबारा सुनिएगा, इजराइल ने इराक के एक निर्माणाधीन परमाणु रिएक्टर पर बम फोड़ दिया था और उसकी जानकारी इराक ने दुनिया को दे नहीं रखी थी कि कहां पर उनका बम रखा हुआ है या फिर रिएक्टर। देखिए, रिएक्टर या बम दोनों में ही यूरेनियम का उपयोग होता है, दोनों ही पर्याप्त विध्वंसकारी होते हैं। और उसकी वजह से जो घटना हुई, उसके बाद दुनिया इतनी चेत गई कि यार अगर किसी के परमाणु रिएक्टर के ठिकाने पर या देश में रखे हुए न्यूक्लियर बॉम्ब पर दूसरा दुश्मन केवल साधारण मिसाइल भी डाल दे तो वो देश तो उसको रखे रखे ही बर्बाद हो जाएगा। आप विचार करो, आज हमारे देश में न्यूक्लियर बॉम्ब रखे हैं, हमको किसी दूसरे देश के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब चलाने की जरूरत नहीं है। हमको तो कोई साधारण मिसाइल से भी मार सकता है ना। हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर पर किसी ने उठा करके कोई मिसाइल दाग दी तो हमारा न्यूक्लियर बॉम्ब हम पर ही फट जाएगा और हम पर फट गया तो हम ही खत्म हो जाएंगे। तो किसी देश को खत्म करते समय उसके न्यूक्लियर रिएक्टर को भी तो ठिकाना बनाया जा सकता है। आज हम लोगों ने जो S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदा है, उसके पीछे का बड़ा कारण क्या है? उसके पीछे का बड़ा कारण है कि हमारे ऊपर होने वाले किसी भी मिसाइल हमले को वो बचा सके। और तो और, हम जब अपने न्यूक्लियर बॉम्ब्स को रखते हैं तो उन्हें पहाड़ों की तलहटी के अंदर छुपा के रखते हैं। हालांकि ये मुझे भी नहीं पता है कहां रखे हुए हैं, लेकिन जैसे फिल्में देखी जाती हैं या डॉक्यूमेंट्री देखी जाती है, उनसे ये पता चलता है कि जहां पर मिसाइलों का भी प्रथम बार में प्रभाव ना पड़े, हम इतनी सुरक्षित तरीके से उन्हें रखते हैं। समुद्र की गहराइयों में हम बॉम्ब्स को छुपा कर रखते होंगे या फिर किसी अंडरग्राउंड क्षेत्र में, ताकि जहां पर मिसाइल गिरे तो प्रथम बार में उस पर असर ना पड़े। लेकिन न्यूक्लियर रिएक्टर तो धरती पर ही होते हैं और वो पब्लिकली होते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर में भी यूरेनियम होता है। अगर ऐसी घटनाएं हो जाएं जैसे फुकुशिमा में या चेरनोबिल में हुई थी, तो ऐसे तो कोई भी देश बर्बाद हो जाएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए इस बात का सिग्निफिकेंस क्रिएट हुआ था, क्योंकि जब बगदाद के ऊपर ये चलाया गया था, उसका मिशन का मतलब ओरीसाक रिएक्टर था बगदाद के अंदर, तब इजराइल ने उस पर बम डाला था। यह था वो घटना 7 जून 1981 की। इनका प्लांट था ओसीराक के नाम से, इजराइल ने इनके ऊपर बम गिरा दिया था और बगदाद के पास में काफी बड़ा नुकसान हुआ था। क्या इसके अलावा भी कभी ऐसा हुआ है क्या कि साहब कभी हम लोगों ने ऐसी नौबत देखी हो? तो भाई साहब, ऐसा कहते हैं कि भारत ने एक बार वर्ष 1987 में इतनी जबरदस्त तरीके से अपनी सेनाओं को तैयार कर दिया था कि पाकिस्तान की सांसें सूख गई थी। यानी हम लोगों ने एक बार इतना जबरदस्त वॉर एक्सरसाइज किया। वॉर एक्सरसाइज का मतलब होता है कि पूरी तरह से तैयार हो जाओ युद्ध के लिए। जैसे आपने अभी इन दिनों जब यूक्रेन रशिया के बारे में सुना था, तो आपने देखा था ना कि रशिया कहता था कि मैं तो युद्ध का अभ्यास कर रहा हूं, और सीमा पर वो सारे के सारे सैनिकों को लेकर खड़ा हो गया। हालांकि उसने उस अभ्यास का परिणाम भी निकाल दिया यूक्रेन पर हमला करके। लेकिन भारत ने भी ऐसे 1987 और 88 के अराउंड किया था। उसने एक बहुत बड़ा युद्ध अभ्यास किया था, और ऐसा युद्ध अभ्यास कि हमने अपने लगभग आधे जवान जो हैं वो बॉर्डर एरिया में राजस्थान में लाकर खड़े कर दिए थे। 5 लाख सैनिकों की संख्या है जो बताई जाती है, जिससे पूरी दुनिया चिंता में चली गई थी कि कहीं ये युद्ध अभ्यास हकीकत में ऐसा ना हो जाए कि भारत जाकर के पाकिस्तान पर हमला कर दे। यह घटना थी ऑपरेशन ब्रेस स्टैक के नाम से, जो 1986-87 के बीच में भारत के द्वारा पाकिस्तान बॉर्डर पर की गई थी। इसकी खबर जो है वो न्यूयॉर्क टाइम्स में भी 1987 में प्रकाशित हुई थी कि ऑन इंडियाज बॉर्डर ह्यूज मॉक वॉर, यानी इंडिया जो है वो एक मॉक ड्रिल की तरह से मॉक वार का अभ्यास कर रहा है। ऑपरेशन ब्रेस स्टैक कभी आप विकिपीडिया पर भी पढ़ेंगे, अगर आप चाहेंगे तो इसके बारे में हम एक अलग से सेशन भी बना देंगे जिसमें आपको यह बताएंगे कि कैसे वो घटना हुई थी जब हम अपने लगभग 5 लाख सैनिकों के साथ में मात्र 100 मील पाकिस्तान से दूर रह गए थे, और हमने अपनी पूरी तैयारी इस तरह से कर ली थी कि यह पूरी तरह से एक वॉर गेम हो। इतना ही नहीं, हमने न्यूक्लियर वॉर अगर हो जाए तो उससे निपटने के लिए क्या प्रयास किए जाएंगे, इसका भी हमने प्रयास किया था। तो ये सब चीजें हैं जिनसे कि न्यूक्लियर वॉर को लेकर के हमेशा मामले निकलते रहते हैं। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी
जानकर अच्छा लगा होगा, अच्छी से जानकारी मिली होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने सभी साथियों से इन्हें जरूर साझा करें। नव वर्ष की आपको अगेन बहुत सारी शुभकामनाएं। 5 तारीख से हमारा फाउंडेशन बैच अनअकैडमी पर शुरू हो रहा है। 5 तारीख से शुरू होने वाला यह वीक बैच जो है ये वीक में 5 दिन लाइव रहेगा और आप मेरा रेफरल कोड अंकित 10 यूज करके एक जो फाउंडेशन बैच आ रहा है, जो कि यूपीएससी के जो स्टार्टिंग करने वाले साथी हैं उनके लिए, जो स्टार्टिंग, मैं ये नहीं भरा यूपीएससी की तैयारी उससे कंप्लीट हो जाएगी, फाउंडेशन है ये, है ना, जिसमें आप एनसीईआरटी लेवल की नॉलेज लेते हैं। स्टेट पीसीएस के लिए पर्याप्त तैयारी और एसएससी के लिए तो बिल्कुल बेहतरीन तैयारी इस बैच के माध्यम से जीके की हो पाएगी। फाउंडेशन बैच ऑन जीके आपके लिए आ रहा है। कीमत इसकी 1999 रखी गई है, जिसे आप मेरा रेफरल कोड अंकित 10 यूज करके 23% डिस्काउंट के साथ में इसमें एडमिशन ले सकते हैं। अब इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी जो सबसे मुझे ज्यादा देनी चाहिए वो क्या है कि ये अलग कैटेगरी है। ये ना तो स्टेट पीसीएस कैटेगरी है, ना एसएससी कैटेगरी है, ना रेलवे कैटेगरी है, ना डिफेंस कैटेगरी है। ये अलग कैटेगरी है अनअकैडमी पर, जिसका नाम जनरल अवेयरनेस बाय अंकित अवस्थी है। आपको इसी का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। इन केस अगर आपके पास कोई अन्य कैटेगरी का सब्सक्रिप्शन है तो आप इस कैटेगरी के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। आपको डेडिकेटेड इसे लेना होगा। 6 महीने का आपको यहां पर वैलिडिटी मिलता है। 6 महीने में हम आपका पूरा फाउंडेशन कंप्लीट करा देंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, 5 तारीख तक ही मैं आपको इस बैच में एंट्री देने वाला हूं। फिर भविष्य में कभी बैच आएगा उसकी सूचना हम आपको दे देंगे। बेहतर भी यह होगा यदि आप में से कोई भी साथी मन बना रहा है, 8 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से आपको यह बैच मिल रहा है, आप यूं समझिए, तो आप 5 तारीख से पहले ही अपना एडमिशन सुनिश्चित कर लें, क्योंकि उसके बाद में आप अगर जुड़ते भी हैं तो फिर आपको वही रिकॉर्डेड क्लासेस देखने को मिलेंगी। अदरवाइज आप लाइव क्लासेस देखें तो 5 तारीख से पहले अपना एडमिशन सुनिश्चित कर लें। मॉर्निंग में यह सेशन होगा। आप बहुत अच्छे से यहां पर वर्ल्ड ज्योग्राफी से शुरुआत करने वाले हैं। हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपको बहुत ही नॉमिनल कीमत पर बहुत ही बेहतरीन कंटेंट उपलब्ध कराएं। ठीक है, तो लिंक हमने कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। और अगर आपको थोड़ा भी तजुर्बा हमारी अनुभव जुड़े हुए हैं, हमारे तजुर्बे से जुड़े हुए, तो आप उसका लाभ सुनिश्चित करेंगे, ये मैं आपको अश्योर कर सकता हूं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। नव वर्ष की पुनः एक बार शुभकामनाएं।